वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करें सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स की बात करता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 7 रीड्स एज फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्लुएंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और अ रिलेवेंट फैक्ट और which establish the identity of things or persons whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted are relevant insofar as they are necessary for that purpose. जब कोई सर्टेन फैक्ट किसी इशू या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करता है और उस एक्सप्लेनेशन के जरिए पार्टीज किसी इन्फ्रेंस को सपोर्ट या रिबट कर सकती है, मतलब प्रूव कर सकती है या डिसप्रूव कर सकती है, तो ऐसे फैक्ट्स को एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स कहा जाता है और ये रिलेवेंट होते हैं। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जो किसी ऑलरेडी टेकन फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इन्फ्रेंस उन्हीं फैक्ट से ड्रॉ किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द इलस्ट्रेशंस। Illustration A. The question is whether a given document is the will of A. The state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts. So question is क्या दिया गया डॉक्यूमेंट A का ही विल है? तो A की प्रॉपर्टी और उसकी फैमिली की जो स्थिति थी, जो स्टेट थी, एलिज्ड विल के डेट पर जब वो विल बनाई गई, तो वो रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे। स्टेट ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी मीन्स क्या वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी या वो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी सक्सेशन के थ्रू, या उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रखा था या नहीं हो रखा था, और उनके फैमिली में आपस में संबंध कैसे थे, क्या पार्टीशन हो रखा था, सबका सेपरेट शेयर था अपना अलग अलग या नहीं था। तो ये सारे एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करेंगे कि जो एलिज्ड विल थी क्या वो सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है या फिर सही नहीं है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी. A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. Libel अगेन आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, उसको डिफेम करना चाहते हो इन रिटन वर्ड, इन प्रिंटेड फॉर्म, दैट इज libel. So A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the fact in issue. The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relation between A and B. A B के अगेंस्ट libel का केस करता है जिसमें A को बदनाम किया गया है। B ये कह रहा है कि जो मैटर libelous कहा गया है वो सच है। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ द libel कि आप जो पब्लिश कर रहे हो, जो दूसरे के बारे में बोल रहे हो, अगर वो सच बोल रहे हो तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है, तब आपके ऊपर लिबल का केस लाई नहीं कर सकता। सो सेम बी कह रहा है कि जो मैटर लिबलियस कहा गया है वो सच है। जब लिबल पब्लिश हुआ था तब पार्टीज की पोजीशन और उनके रिलेशन रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो इशू के फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ए और बी के बीच का जो डिस्प्यूट एक अलग मैटर पे था, सपोज करो एक अलग मैटर पे कोई डिस्प्यूट है, वो इररिलेवेंट है, लेकिन ये फैक्ट रिलेवेंट हो सकता है अगर वो डिस्प्यूट ए और बी के रिलेशंस को अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सी. A is accused of a crime. The fact that soon after the commission of the crime A absconded from his house is relevant under section 6 as conduct subsequent to and affected by facts in issue. The fact that at the time when he left home A had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the facts that he left home suddenly. The details of the business on which he left are not relevant except insofar as they are necessary to show that business was sudden and urgent. So A के ऊपर एक क्राइम का इल्जाम है कि A ने कोई जुर्म करा है। क्राइम होने के तुरंत बाद A का अपने घर से भाग जाना रिलेवेंट है सेक्शन 6 के अंदर, क्योंकि ये फैक्ट्स इन इशू से अफेक्टेड है। A ने जब घर छोड़ा तो उसके पास जो सडन और अर्जेंट बिजनेस था वो रिलेवेंट है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि ए ने घर क्यों अचानक छोड़ा, क्या वो ऑफेंस करके भागा था या उसके पास कोई काम था। सो बिजनेस के डिटेल्स रिलेवेंट नहीं है, क्या बिजनेस था इससे फर्क नहीं पड़ता जब तक वो ये दिखाने के लिए ज़रूरी ना हो कि बिजनेस सडन और अर्जेंट था। सो किस टाइप का बिजनेस है ये रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट ये कि उसको कुछ काम था और वो अर्जेंट काम था, इसलिए वो घर से भागा। अभी हमने सेक्शन 7 में कुछ लाइंस पढ़ी, अब मैं उन लाइंस के साथ इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो लाइन समझ में आ जाए। जैसे कि सेक्शन 7 में बोला गया है फैक्ट्स विच इंट्रोड्यूस अ फैक्ट विच अल्टीमेटली असर्ट और डिनाई एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इसके साथ इलस्ट्रेशन डी है A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A.
C on leaving A's service says to A, I am leaving you because B has made me a better offer. This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue. तो A B के अगेंस्ट केस करता है कि उसने C को A के साथ किया गया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए फोर्स किया। C जब A के सर्विस से निकलता है, A से कहता है मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि B ने मुझे बेहतर ऑफर दिया है। ये स्टेटमेंट C के कंडक्ट को एक्सप्लेन करती है जो फैक्ट इन इशू के रूप में रिलेवेंट है। सेक्शन 7 बोलता है फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इसके साथ इलस्ट्रेशन ई है। A accused of a theft is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of a transaction. A चोरी का इल्ज़ाम लगा है, A के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है और देखा गया कि उसने चोरी की हुई प्रॉपर्टी B को दे दी। सपोज कोई रिंग थी या वॉच थी और B को ये प्रॉपर्टी A की वाइफ को देने के लिए कहा गया। चोरी किसने करी? A ने। उसने वो घड़ी चुरा के B को दे दी और B को ये बोला कि ये जाके मेरी वाइफ को दे दो। B जब ये प्रॉपर्टी A की वाइफ को देता है तो B बोलता है कि A ने बोला है कि तुम्हें इसे छुपाना है। B की स्टेटमेंट रिलेवेंट है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन का पार्ट होने के रूप में एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट्स विच शो द रिलेशन ऑफ द पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। इसके साथ इलस्ट्रेशन F है आपकी। A is tried for a right and is proved to have marched at the head of a mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction. A के ऊपर राइट करने का ट्रायल हो रहा है और ये प्रूव होता है कि वो मॉब के हेड में मार्च कर रहा था, सबसे आगे आगे मॉब के चल रहा था। मॉब का चिल्लाना, जो भी वो हल्ला कर रहे थे या शोर मचा रहे थे या स्लोगन पढ़ रहे थे, वो सारे रिलेवेंट है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन को, कि जो मॉब जा रहा था, जो राइट हुए वो किस तरीके हुए, कि लोग क्या बोल रहे थे उसमें, जो लोगों की भीड़ जा रही थी, मॉब जा रही थी, वो क्या स्लोगन बोल रहे थे या कुछ डिमांड थी उनकी। तो ये पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 7 बात करता है एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट। नाउ प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन से सेक्शन में कवर्ड है, तो वो आपके सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कवर्ड है। पहले सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में थी। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि 7-8 लोगों को बिठा देते हैं और एक विटनेस को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि इन लोगों की शक्ल देख के बताओ क्या तुम इन्हें जानते हो, क्या तुमने इन्हें क्राइम करते हुए देखा है या नहीं। तो वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड होती है, वो इस सेक्शन में रिलेवेंट हो जाती है, सेक्शन 7 में। अच्छा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड सिर्फ ह्यूमंस की नहीं हो सकती, इवन कैटल्स की भी हो सकती है या किसी थिंग की भी हो सकती है। सो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड आइडेंटिफिकेशन हो सकती है किसी भी तरीके की और वो कवर्ड होती है सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। एग्जाम्पल के लिए, सम विटनेसेस आइडेंटिफाइड द एक्यूज ड्यूरिंग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज रिलेवेंट अंडर दिस सेक्शन। सो अगर कुछ विटनेसेस ने एक्यूज को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसको TIPP बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में आइडेंटिफाई किया हो तो ये रिलेवेंट है सेक्शन 7 के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन 7 बात करता है फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं पोस्टमार्टम से। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदर साइंटिफिक रिपोर्ट्स फिक्सिंग द टाइम ऑफ मर्डर एटसेट्रा थ्रू सम प्रोसेस आर रिलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, B, the deceased was last seen taking food at 8 p.m. His dead body was recovered next very morning at 6 from agricultural field. Undigested food was found in the stomach of the deceased. It will be concluded that that must have happened within 6 hours of taking his food. That is, his death must have caused somewhere between 8 p.m. to 2 a.m. of early morning. So पोस्टमार्टम रिपोर्ट या दूसरे साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो मर्डर का टाइम फिक्स करते हैं रिलेवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, B जो मर चुका है, जो डिजीज है, उसको आखिरी बार रात को 8 बजे खाना खाते हुए देखा गया। उसकी डेड बॉडी अगले दिन सुबह 6 बजे एक एग्रीकल्चर फील्ड से मिली। उसके पेट में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मिलता है। तो ये कंक्लूड किया जा सकता है कि उसकी मृत्यु, उसकी डेथ खाने के 6 घंटे के अंदर हुई है। मतलब रात को 8 बजे से लेके अगली सुबह 2 बजे के बीच में उसकी मौत हुई होगी। सो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो टाइम फिक्स कर रही है, साइंटिफिक रिपोर्ट जो टाइम फिक्स कर रही है, वो रिलेवेंट हो जाती है सेक्शन 7 के अंदर। तो सेक्शन 7 एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स की भी बात करता है जो किसी लिए गए इन्फ्रेंस को रिबट कर सकती है या एजर्ट कर सकती है। सो थैंक यू सो मच।